कौन सा ग्रह किस राशि में नीच होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर वीडियो भी दे दिया है, यहां फिर लिख देता हूं। सूर्य तुला राशि में नीच होता है। चंद्र वृश्चिक में, मंगल कर्क में, बुध मीन में, गुरु मकर में, शुक्र कन्या में, शनि मेष में नीच होता है। अब नीच ग्रह के फल क्या होते हैं? नीच ग्रह जैसे अस्त ग्रह अस्त होने से कमजोर हो जाते हैं, उसी तरह नीच ग्रह भी कमजोर हो जाते हैं और कुछ बुरे फल भी देते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है, लेकिन नवांश कुंडली में यदि वो उच्च हो गया है, तो उसका नीचत्व बहुत कम हो जाता है, समाप्त नहीं होगा, कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये मान लेते हैं कि नीच ग्रह 50%, ये मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं, किसी पुस्तक में परसेंटेज नहीं दिए गए हैं। अगर कोई ग्रह नीच का हो गया है, तो यदि कोई ग्रह नीच का है लग्न कुंडली में, लेकिन नवांश कुंडली में उच्च का हो जाता है, तो 20% इसे बल प्राप्त हो जाएगा। और यहां पर मैं 20 ना कहूं, बल्कि 10 ही कहूं, तो 10% ये बलवान हो जाएगा। अब अगर ये शुभ भाव में है, नवांश कुंडली की बात कर रहा हूं, शुभ भाव में है, तो यानी जैसे केंद्र अथवा त्रिकोण, तो 10% और बढ़ जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूं कि यदि वो नवांश में उच्च हो जाए और शुभ भाव में स्थित हो, शुभ राशि में स्थित हो, तो 20% उसका बल उसे प्राप्त हो जाता है, तो 50 की जगह 70% बलवान हो जाएगा। ये नवांश की बात की है। अब यह भी देखना होगा कि कोई ग्रह जो नीच राशि में स्थित है, वो लग्न से शुभ भाव में है अथवा अशुभ भाव में। यदि वो शुभ भाव में है, लग्न से शुभ भाव कौन कौन से? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम, एकादश, ये शुभ भाव कहलाते हैं। तो यदि कोई नीच ग्रह लग्न से शुभ भाव में स्थित हो, तो 5% उसे और बल प्राप्त हो जाएगा। अब यदि वो ग्रह
अपनी राशियों से भी शुभ भाव में स्थित हो तो उसे 10% और प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कितना सर एक बार बलवान दोबारा होगा। बता दो ये हाँ, लास्ट वाली लाइन दोबारा बता दो एक बार, अपनी राशि वाली। हाँ, नवांश में यदि वो उच्च का हो गया तो 10% बढ़ जाता है, बल्कि 10 से ज्यादा ही कहेंगे, हम यहाँ 15 रख लेते हैं। यदि उच्च का हुआ है तो, यदि मूल त्रिकोण में है तो 15 से कम रहेगा, यदि स्वराशि में है तो थोड़ा और कम रहेगा, यदि मित्र राशि में है तो थोड़ा और कम रहेगा। यानी यहाँ उच्च राशि में 15% बल मिल रहा था और मित्र राशि में आप 5% मान लो बल उसे मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि यदि वो लग्न से शुभ भावों में स्थित हो, द्वितीय चतुर्थ पंचम नवम दशम एकादश, तो भी उसे सर म्यूट करवा दो सर, जी भवन जी का डोगी भौंक रहा है, उस वजह से आवाज आ रही है। भवन जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। नहीं, मेरे पास तो कोई आवाज नहीं हो रही है। नहीं, भवन जी का माइक्रोफोन है। अच्छा अच्छा, भवन जी आप चाहे तो अपना मोबाइल, तो ये अगर जिसको बोलना है ना वो ही अनम्यूट करे, बाकी सब अनम्यूट रखें इनको। हाँ, जिन्हें नहीं बोलना है, जब तक नहीं बोलना है तो अनम्यूट रखे, जब बोलना हो, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, जब बोलना है तो अनम्यूट कर ले, अन्यथा म्यूट रखे तो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा था कि नवांश में यदि वो उच्च राशि में गया है तो उसे 15%, और मूल त्रिकोण में है तो आप 10% मान लीजिए, स्वराशि में है तो आप उसे 7% मान लीजिए, मित्र राशि में है तो 5% मान लीजिए, उसे बल प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर यदि लग्न से वो नीच ग्रह यदि शुभ भावों में है, द्वितीय चतुर्थ पंचम नवम दशम एकादश, तो उसे 10% और मिल जाते हैं। फिर यदि उसे वो अपनी दोनों राशियों से शुभ भाव में है तो उसे 10% और मिल जाते हैं। जैसे यहाँ मेष लग्न है तो मेष लग्न का स्वामी मंगल यदि कर्क में बैठेगा तो नीच राशि में आ जाएगा। अब नवांश में तो आप देख लेना, नवांश का तो मैंने बता दी। यहां पर ये पहली बात तो ये कि शुभ भाव में बैठा है, केंद्र भाव में, तो इसे 10% बल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, यदि ये अपनी दोनों राशियों से शुभ भाव में स्थित है तो भी इसे 10% प्राप्त होगा। जैसे यहां से 1 2 3 4 चौथे भाव, चौथा भाव केंद्र भाव शुभ हो गया। इस राशि से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव यानी भाग्य भाव, ये भी शुभ है, दोनों राशियों से शुभ है तो उसे 10% मिल जाए। अब अगर कोई भी ग्रह एक राशि से तो शुभ भाव में है लेकिन दूसरी राशि से अशुभ भाव, दूसरी राशि से अशुभ भाव, जैसे छठे में हो दूसरी राशि, या अष्टम में हो या द्वादश में हो, तो उसके लिए वो ग्रह हानि करेगा, उस भाव के लिए वहां उसको बल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जिस भाव के वो शुभ भावों में है उसे वो बल प्राप्त हो जाएगा। फिर यह भी देखना होगा कि वो जो नीच ग्रह है उसका राशि स्वामी
शुभ भावों में है या नहीं। यदि शुभ भावों में है उसका राशि स्वामी, तो भी उसे कुछ अंक प्राप्त होते हैं। जैसे मंगल का राशि स्वामी चंद्रमा है। अब अगर चंद्रमा 1, 5, 9 यानी त्रिकोण भाव में स्थित हो जाए या केंद्र में स्थित हो जाए, तो उससे मंगल को भी कुछ शुभता प्राप्त होती है। फिर यह भी देखना होगा कि वह जो नीच ग्रह है किसी अन्य क्रूर ग्रह के द्वारा, अशुभ ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि वो पीड़ित हुआ तो वो आप अगर एक ग्रह से पीड़ित है तो 10% माइनस कर दीजिए या 15% माइनस कर दीजिए। यदि 2 ग्रहों से पीड़ित है तो फिर आप 30% माइनस कर दीजिए। उसके बल ह्रास होगा तो वो बुरे फल देगा। और 3 ग्रहों से पीड़ित हो गया तो फिर कोई उपाय नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता, बुरा ही देगा, हर हाल में बुरा देगा। भले ही वो अपनी दोनों राशियों से शुभ भाव में हो, भले ही वो लग्न से शुभ भाव में स्थित हो, लेकिन वो बुरा फल देगा। तो पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको नीच ग्रह के बारे में देखना है। अब यहां भी एक अनमोल सूत्र, 2 सूत्र बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मंगल नीच राशि में स्थित है और चूंकि इसके फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो ये बलवान है, ये यहां बहुत अच्छे फल देगा। क्योंकि एक तो लग्नेश है, फिर चतुर्थ में केंद्र भाव में बैठा है, दोनों राशियों से अच्छी जगह पर है, तो निश्चित रूप से ये अच्छे फल देगा, ये निश्चित है। अब अगर इसका जो राशि स्वामी है चंद्रमा, वो भी अगर नीच हो जाए तो इसका राशि स्वामी चंद्रमा भी नीच का हो गया। अब क्या फल होगा? अब ये फल होगा कि ये चतुर्थ भाव बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से पीड़ित। चंद्रमा माता का कारक है, चतुर्थ भाव माता का भाव है। माता से संबंध बहुत बुरे हो जाएंगे, अथवा माता होगी ही नहीं, या माता से बहुत दूर रहेंगे, माता का कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव फेफड़े लंग्स का भाव है। चंद्रमा फेफड़े लंग्स का कारक ग्रह है, इसलिए फेफड़े से संबंधित बीमारी हो सकती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि एक जलीय राशि है। चंद्रमा स्वयं भी जलीय ग्रह है। फेफड़े में पानी भर जाने का रोग हो सकता है। एक कुंडली मेरे पास आई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसी सूत्र के बारे में। यहां लग्न में शनि नीच का होकर बैठा है और शनि का राशि स्वामी मंगल भी नीच राशि में चला गया है। अब लग्न भाव बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो गया, बहुत बुरी तरह से पीड़ित। अब क्या होगा? लग्न का मतलब क्या है? शरीर, आयु, स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा।
अब लग्न पीड़ित हो गया है, अब लग्नेश को देखना है, लग्नेश भी यहाँ नीच राशि में है। अब अगर शनि पर यानी लग्न पर एक और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु, तो सिर में न्यूरो से संबंधित समस्या निश्चित रूप से होगी। सिर दर्द बना रहेगा, और क्योंकि लग्न लग्नेश दोनों नीच है, तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होगा। किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लग्न तो पूरी कुंडली का स्वामी। लग्न के जो कारकत्व है वो केवल आयु और स्वास्थ्य ही नहीं है, धन भी है, मान सम्मान भी है। यदि लग्न लग्नेश ही बुरी तरह कमजोर हो गए तो किसी भी क्षेत्र में सफलता एक बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा, संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सूत्र याद रखिए, लिख लीजिए, ऐसे सूत्र मिलना मुश्किल होगा आपको। दूसरा, जो दूसरा सूत्र है वो मैं आपको कहना तो 100% चाहता हूं, लेकिन कह नहीं सकता, क्योंकि ज्योतिष में ये नियम है कि स्वयं को लचीला रखना है, जड़ नहीं होना है किसी भी मत पर, किसी भी विचार पर। तो मैं 90% रख लेता हूं। यदि आपका सप्तमेश नीच हो गया है, कहीं भी हो, यदि आपका सप्तमेश नीच हो गया है, तो आपका जीवन साथी, उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य होगी। कमी कैसी होगी? मैंने जो अब तक देखा है 95% मामलों में वो ये देखा है कि ये सूत्र आपको किसी भी पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन नोट कर ली, मेरी ये बात झूठी नहीं निकलेगी। यह देखा है कि आपका जीवन साथी, उसकी आपके साथ दूसरी शादी है या होगी। आपकी तो पहली होगी, लेकिन जीवन साथी की दूसरी शादी होगी किसी भी कारण से। अधिकतर मामलों में तो मैंने डिवोर्स ही पाया है, कुछ ही मामलों में डेथ देखी है, लेकिन उसके अन्य योग डेथ के देखने पड़े। लेकिन इतना निश्चित है कि आपका जीवन साथी, उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य होगी, यानी कि वो डिवोर्स ही होगा यदि आपका सप्तमेश नीच है तो। अब कुछ ग्रह, 5 ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कन्या लग्न है, अगर ये कन्या लग्न बन जाएगी तो सप्तमेश कौन होगा? गुरु होगा। यहां पर मीन राशि होगी और यहां पर धनु राशि होगी। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि कमी केवल इस भाव से संबंधित, ये क्यों बताया आपने? इस भाव से संबंधित क्यों नहीं? उसका कारण यह है कि मैंने जो अब तक देखा है, एक भाव से संबंधित ही कमी पाई है, केवल एक भाव से संबंधित, दूसरे भाव से संबंधित नहीं। वो कोई भी भाव हो सकता है। हालांकि यहां पर मूल त्रिकोण राशि धनु आएगी, लेकिन वहां से संबंधित कोई कमी मैंने नहीं पाई। सप्तम भाव से संबंधित कमी मैंने पाई। अब इस कुंडली को ले लेते हैं
शनि दशम भाव और एकादश भाव का स्वामी है और नीच हो गया है, उसका स्वामी भी नीच का हो गया है। तो अब शनि में कोई ना कोई कमी तो होगी, दशम भाव से संबंधित अथवा एकादश भाव से संबंधित। मुझे इनका जीवन, व्यक्तिगत जीवन मालूम नहीं ज्यादा कुछ, लेकिन इतना मालूम है कि पूरे जीवन आजीविका के मामले में संघर्ष चल रहा है। बहुत कम सैलरी है और कोई अन्य सहारा नहीं है इन्हें दुनिया में किसी का, और इनकी आजीविका अच्छी नहीं। ये पिता के धन भाव भी है पिता का। पिता अब नहीं है, लेकिन उनकी कोई संपत्ति होते हुए भी इन्हें प्राप्त नहीं हुई। बड़ा भाई है ही नहीं कोई, बड़ा भाई या बहन कोई नहीं है। मंगल को देख लीजिए, मंगल लग्न का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। इन दो राशियों में से किसी एक न एक भाव में कोई ना कोई कमी अवश्य हो। अष्टम भाव अधिकांश तौर पर बुरे भाव के रूप में जाना जाता है। दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना, असाध्य रोग, षड्यंत्र का सामना तो इन्होंने बहुत किया। षड्यंत्र के कारण ही इनकी पैतृक संपत्ति चली गई। ये पैतृक संपत्ति का भाव है, तो षड्यंत्र के कारण ही इनकी पैतृक संपत्ति चली गई। और जो पॉजिटिव है वो है गूढ़ विद्या, वो इनके पास कोई ऐसी विद्या नहीं। इसके अलावा ये भाव बहुत अच्छी नौकरी देने के लिए भी जाना जाता है, अनुसंधान के लिए भी जाना जाता है, विदेश के लिए भी जाना जाता है। तो यहां से संबंधित तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया सिवाय पैतृक संपत्ति के। यहां लग्न पहले बता चुका हूं, शनि के संबंध में इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जो जहां बैठा है माता का भाव है, माता भर है इनकी दुनिया में, इकलौती सदस्य माता है और वो भी लकवाग्रस्त है, वो भी लकवाग्रस्त है, वो भी बीमार रहती है, ये स्वयं भी बीमार रहती है हमेशा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने सप्तम भाव के बारे में 95% दावा किया है, शेष आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से मैंने आपको नीच ग्रह के बारे में 2 अनमोल सूत्र बताए हैं, इन्हें ध्यान रखिए और अप्लाई कीजिए। ना हो मेरी बात सच तो मुझे मैसेज कीजिए।